हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मेक इट इजी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर ये वीडियो, जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरी और फिर करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो पेशेंस के साथ देखते रहें इस वीडियो को, आपको आज की वीडियो में सच में बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है बच्चों स्फेरिकल मिरर्स, स्फीयर से बनने वाले मिरर, स्फीयर का पार्ट्स है ये मिरर। बात समझ में आ रही है कि एक मान लिया कांच का स्फीयर है, इसको आपने यहां से कट कर दिया तो यहां से एक इसका जो हिस्सा निकल के आया बच्चों, वो एक तरीके से अगर मैं इसको क्या कर दूं, एक तरफ से क्या कर दूं, पेंट कर दूं, पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो इसका दूसरा जो हिस्सा है वो हमारे लिए एक शीशे का काम करेगा। पहले जो हम अपनी शक्ल देख रहे थे, अभी तक मैंने आपको प्लेन मिरर डिटेल में करवा दिया बच्चों। अगर ये सरफेस बिल्कुल ऐसा है, शीशा बिल्कुल ऐसा फ्लैट है, तो ये प्लेन मिरर हो गया। जबकि यही सरफेस ऐसा हो गया बच्चों, ऐसा। अब मैं अपनी शक्ल देख रहा हूं, जैसे मान लो आप चम्मच में अपनी शक्ल देख रहे हैं, ठीक है, तो वो एक टाइप के क्या बन गया बच्चों, स्फेरिकल मिरर बन गया। अब ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं उल्टे चम्मच में भी अपनी शक्ल देख सकता हूं। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूं उल्टे चम्मच जैसा है, यूं बाहर से उभरा हुआ है, जहां आप अपनी शक्ल देख रहे हैं, जैसे कि यहां पे है, ये वाला तो हिस्सा क्या हो गया बच्चों, पॉलिश हो गया, बेकार हो गया। लेकिन हम शक्ल कहां देखेंगे, ये बाहर वाले हिस्से में, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये कौन सा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब यूं बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो ये कौन सा मिरर बनता है बच्चों, कन्वेक्स मिरर बनता है। कौन सा मिरर बनता है, कन्वेक्स मिरर बनता है। जबकि यहां पे ऐसा भी किया जा सकता है कि यही पार्ट जो है मेरे पास, इसमें मैं ये बाहर वाले हिस्से को क्या कर दूं, पेंट कर दूं, ठीक है, पॉलिश कर दो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूं अंदर वाला है, जैसे चम्मच का एग्जांपल दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बच्चों इस टाइप के मिरर को, जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो यूं गहरा होता है, गहराई में होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं बच्चों, कनकेव मिरर। बात समझ में आ रही है? आज हमें इसी के ऊपर, इसी का सारा मैथमेटिक्स, फॉर्मूला, सब कुछ डिस्कस करना है। शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, यहां पे मान लिया मैंने यहां पे एक मिरर बनाया। अब आपको पता चल गया होगा ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। यहां पे एक लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर एक लाइन बना रहा हूं मैं। ये लाइन जो है बच्चों कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे इसको बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बिल्कुल मिडिल वाला जो पॉइंट होता है, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस होकर गुजर रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों पोल। क्या कहते हैं इसको, पोल। और हम इसे डिनोट करेंगे P से। बात समझ में आ रही है? ये है हमारा पोल। बात समझ में आ रही? अब क्योंकि ये जो मिरर है वो किसी स्फीयर का पार्ट है, वो किसी स्फीयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर का कहीं सेंटर भी होगा, तो उस सेंटर को हम कहेंगे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये C क्या है, ये C क्या है, ये C है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों फोकस। F फॉर फोकस, F फॉर फोकस। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, पोल, फोकस, सेंटर। आपको पता भी होगा इनके बारे में, लेकिन क्योंकि हम चीजों को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, तो ये सब कुछ डिस्कस करना जरूरी है। बात समझ में आ रही? एक रूल है जिसको मैं आगे भी बताऊंगा जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, वो बाद में भी काम आएगा, लेकिन अभी मैं उसको हल्का सा आइडिया देता हूं कि अगर मान लिया एक रे ऑफ लाइट आई, कैसे आई,
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई। कैसी आई? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई। यहां से भी मान लिया एक रे आई, कैसी आई? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हालांकि ये सिर्फ तभी ट्रू है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत छोटे छोटे हों, लेकिन हमारे सिलेबस में वही है। बात समझ में आ रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर वेरी स्मॉल। हमें अपने सिलेबस में ये अजम्पशन लेके ही ऑप्टिक्स को पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो जब एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे होते हैं तो हम रेज को कहते हैं पैराक्सियल रेज। क्या कहते हैं? पैराक्सियल रेज। नाम से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं भी है फिर भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये हमेशा ट्रू है कि हम कौन सी रेज पढ़ते हैं? हमेशा पैराक्सियल रेज। तभी ये वाली कंडीशन ट्रू है कि जो रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगी। इस रूल को आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब अगर आप किसी चीज की इमेज देखना चाहते हैं मिरर के अंदर है, तो जिस चीज की इमेज देखना चाहते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो इमेज बनती है उसको इमेज कहते हैं। ठीक है, देखो अब मैं यहां पर तीन चीजें बता चुका हूं आपको। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? ठीक है, ये मैं फिर बना रहा हूं, यहां पे मिरर, फिर बना रहा हूं मिरर। ठीक है, ये है मेरे पास, ये जो है पॉइंट, इसको क्या कहा मैंने? पोल। ठीक है, इसको क्या कहा मैंने? फोकस। और इसको क्या कहा मैंने? सेंटर। मैंने कहा ये फोकस जो इन दोनों के बिल्कुल मिड में आएगा, यानी पोल से लेकर फोकस का डिस्टेंस और फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। याद रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? पोल से लेकर फोकस का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं बच्चों फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको? फोकल लेंथ, छोटा f, फोकल लेंथ। क्या बात समझ में? पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बात समझ में आ रही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होंगी। अब मैंने कहा जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, यानी रेडियस जो है वो फोकल लेंथ का क्या है बच्चों? डबल है। ऐसा बोल सकता हूं मैं, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है? या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। आ रही बात समझ? इसके अलावा अगर हम u लिखेंगे तो u से हम दिखाएंगे बच्चों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? और v से हम दिखाएंगे इमेज डिस्टेंस। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से लेना है? पोल से लेना है। बात समझ में आ रही है? दोनों के दोनों कहां से लेने हैं? फ्रॉम पोल। फ्रॉम पोल की इमेज पोल से कितनी दूर है उसको कहेंगे इमेज डिस्टेंस v। ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। क्या इतनी बातें समझ में आई? v, u और f क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बीच जो रिलेशन है इसी को हम कहते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसी को? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। अब मैं यहां पे सीधे बात कर रहा हूं v, u और f के बीच रिलेशन की। ठीक है, और वो रिलेशन क्या है? बड़ा सुंदर रिलेशन है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इस रिलेशन को बच्चों हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं बच्चों? मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। ठीक है, v अभी मैंने बताया क्या है ये? v क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम पोल। कहां से? फ्रॉम पोल। बात समझ में आ रही है? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम पोल। बात समझ में आ रही है? ये क्या है बच्चों? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है? p और f के बीच डिस्टेंस, यानी पोल और फोकस के बीच डिस्टेंस। मुझे उम्मीद है इतनी बातें समझ में आएंगी। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक बात याद रखनी है और वो है ये, और वो है ये
यूज इट विथ साइन कन्वेंशंस, यूज इट विथ साइन कन्वेंशंस। क्या मतलब है इसका? यू कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। वी कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, वो पता होना चाहिए। फोकल लेंथ कब पॉजिटिव लेनी, कब नेगेटिव लेनी है, वो पता होना चाहिए। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बच्चों। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है आपको, इस वीडियो को बस देखते रहो। इस वीडियो के खत्म होते होते आपको कोई भी कंफ्यूजन यहां पे नहीं रहेगी। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशंस। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशंस। चलो देखते हैं कि कब आपको डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, वो सब कुछ देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में देने हैं, उन्हीं को हम साइन कन्वेंशंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस जो आपको फॉलो करने हैं, बात समझ में? पहला जितने भी डिस्टेंसेस हैं सारे के सारे पोल से ही शुरू होंगे, मतलब पोल से ही मेजर करने हैं। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, कहां से? पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, पोल से सेंटर का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है? सो ऑल डिस्टेंसेस, ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस are to be measured from pole। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत ही पेशेंस के साथ देखना जो मैं यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पोल है, ये फोकस है, तो आपसे अगर मैं पूछूं फोकल लेंथ क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर पोल से फोकस के बीच ये वाली डायरेक्शन है फोकल लेंथ की। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहां पे। अगर मैं बोलूं कि पोल यहां पे है और फोकस यहां पे है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी फोकल लेंथ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है हमेशा, पोल से फोकस की तरफ। बात समझ में आ रही है? वैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कि अगर सेंटर यहां पर है तो पोल से सेंटर की ये डायरेक्शन होगी किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। वैसे ही अगर यहां पे सेंटर है तो ये डायरेक्शन होगी किसकी बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। क्या बात समझ में आ रही? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पोल से ही जाना है उस पॉइंट की तरफ जहां पे आपको वो डिस्टेंस मेजर करना है। मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, तो मान लिया यहां पे आपके पास एक मिरर है, ठीक है, और यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो हमेशा लाइट जो वो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाती है। हमेशा लाइट जो वो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाती है। तो यहां पे मान लिया लाइट यूं जा रही है, ये है मान लिया लाइट की डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पर मान लिया ये आपका फोकस है और ये आपका पोल है, तो आप पोल से लेकर फोकस का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इस तरफ मेजर करेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ आप इस तरफ मेजर कर रहे हैं लेकिन लाइट उस तरफ जा रही है। फोकल लेंथ इस तरफ मेजर कर रहे हैं क्योंकि पोल से इस तरफ आना है, जबकि लाइट यहां से वहां जा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जा रही है यहां, तो दोनों उल्टे हुए। तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। वहीं पे अगर मान लिया ऐसा कुछ होता मेरे पास, ऐसा कुछ होता मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा होता, तो अब आपकी लाइट यूं जा रही है, ये आपकी लाइट जा रही है। क्या बात समझ में आ रही है? लाइट की डायरेक्शन समझ में आई आपको? ठीक है, लाइट की डायरेक्शन समझ में आई आपको? दिखाई दे रहा ना सब कुछ? हाँ, ठीक है। अब इसका जो फोकस है वो अंदर की तरफ होगा क्योंकि ये एक कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर होता है, फोकस। तो इसका फोकस है यहां पे मान लिया, तो और पोल कहां पे है? यहां पे। तो पोल से फोकस यानी फोकल लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में। लाइट भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, लाइट भी इसी डायरेक्शन में, फोकल लेंथ भी इसी डायरेक्शन में। मतलब यहां पे फोकल लेंथ कैसी लेनी है? पॉजिटिव। यानी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो डिस्टेंसेस लाइट के साथ लाइट की ही डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव लेने हैं, और जो लाइट की डायरेक्शन से उल्टे होंगे वो नेगेटिव लेने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मैं इस रूल को यहां पे लिख देता हूं, अभी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड रूल क्या है? डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट,
डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की ही डायरेक्शन में अगर डिस्टेंसेस है तो कैसे लेने हैं बच्चों, पॉजिटिव लेने हैं, और डिस्टेंसेस इन ऑपोजिट टू लाइट, लाइट आगे जा रही है, डिस्टेंस पीछे की तरफ आ रहा है, तो इस डायरेक्शन, इस केस में डिस्टेंसेस जो लेने हैं वो कैसे लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। क्या बात समझ में आ रही है, डिस्टेंसेस कैसे लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। तो ये दो रूल्स जो हैं फिलहाल इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा रूल, एक और रूल भी है, उसको भी देखें। ये मान लिया मिरर है आपके पास, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो डिस्टेंसेस आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ लेंगे वो पॉजिटिव, और जो डिस्टेंसेस आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ लेंगे वो नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, ये तीन रूल्स याद रखें, ठीक है। साइन कन्वेंशन के लिए न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज है यहां पे, उसे हम कहते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मिरर ने ऑब्जेक्ट को कितने गुना बड़ा कर दिया या कितने गुना छोटा कर दिया, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बात समझ में आई, मैं क्या बोल रहा हूं, मिरर ने ऑब्जेक्ट को कितने गुना बड़ा कर दिया या कितने गुना छोटा कर दिया, तो उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है लेकिन मिरर के अंदर 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, यानी मिरर ने ऑब्जेक्ट को 2 गुना बड़ा कर दिया, तो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 2। क्या बात समझ में आ रही, या ऐसे बोल दिया कि एक मिरर है, उसमें आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का और ऑब्जेक्ट जो है वो दिख रहा है 1 सेंटीमीटर का, यानी उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, हाफ, क्योंकि उसने इमेज को हाफ गुना छोटा कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। जबकि एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन का, और वो होता है -v अपॉन u। ये भी याद रखना है, जहां पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साइन कन्वेंशंस का ध्यान यहां पे भी रखना है आपने, साइन कन्वेंशंस का ध्यान यहां पे भी रखना है आपने। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कितने गुना छोटा हो गया या बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर मैग्निफिकेशन 2 निकल के आई, इसका मतलब इमेज 2 गुना बड़ी होगी। अगर मैग्निफिकेशन मान लिया हाफ निकल के आई, यानी इमेज जो होगी वो हाफ टाइम्स हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब मैग्निफिकेशन से ही देखकर हम काफी चीजें यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो चीजें क्या क्या है वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स में हमको ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिए हैं कि मैग्निफिकेशन का सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बात समझ में आ रही। और दूसरा फॉर्मूला क्या किया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को हम -v/u भी लिखते हैं। ये 2 फॉर्मूले हैं बच्चों जो आज के इस लेक्चर में हमको जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे आ जाओ इधर। इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं न्यूमेरिकल्स में बता भी दूंगा, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ, ये आपको समझ में भी आ जाएगा जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अगर u नेगेटिव है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, तो याद रखेंगे रियल ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, रियल। ध्यान दें ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, सॉरी मिरर्स के लिए बता रहा हूं, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। बात समझ में आ रही है। आगे लेंसेज वगैरह करेंगे तो वहां पे अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये किसके लिए, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। हालांकि आगे भी सेम केसेस चलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ केसेस आते हैं जहां पे ये डिफर कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको याद रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। यू ने बाकी क्वेश्चन में फील करवा दूंगा मैं कि कैसे नेगेटिव आया, ठीक है। अच्छा,
अगर u पॉजिटिव आया, अगर u कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो वो कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। हाँ जी, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? v अगर नेगेटिव आया, v अगर नेगेटिव आया तो ये क्या होगी, रियल इमेज होगी। कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, और v अगर पॉजिटिव आया तो वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। आप यहां पे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास नेगेटिव चीजें आ रही हैं, u और v अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज या रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आ रहे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं। मैग्निफिकेशन बच्चों, मैग्निफिकेशन, बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास मैग्निफिकेशन जो है वो क्या आई, मान लिया पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको साइज ऑफ इमेज के बारे में बताएगा। अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 आया, 1 से बड़ी मैग्निफिकेशन आई, इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। बात समझ में आ रही है? एनलार्ज्ड इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, एनलार्ज्ड इमेज बनी है। ठीक है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट इन साइज। बात समझ में आ रही है? अगर मैग्निफिकेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा आया तो उस केस में स्मॉलर इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, स्मॉलर इमेज बनेगी, यानी इमेज जो होगी वो छोटी होगी। किससे, ऑब्जेक्ट से। बच्चों ये नीट में तो डायरेक्ट पूछ लिए जाती हैं ऐसी चीजें। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट 1 आ गया, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? प्लेन मिरर में ये वाला केस हमेशा ट्रू होता है। बात समझ में आ रही है? ये वाला केस जो मैंने यहां पे लिखा है ना, ये प्लेन मिरर के लिए हमेशा उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, 1, क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है वो सेम ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से हमें क्या पता चलता है, साइज ऑफ इमेज के बारे में पता चलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैग्निफिकेशन के साइन से भी हमको काफी चीजें पता चल जाती हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आई या फिर मैग्निफिकेशन अगर कैसी आई, नेगेटिव आई। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमको पता चलेगा कि इमेज सीधी बनी है या उल्टी बनी है, सीधी बनी है या उल्टी बनी है। तो सीधी इमेज को हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज, और उल्टी इमेज को बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। बात समझ में आ रही है? अब मान लिया आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, बात समझ में आ रही है? मान लिया आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ रही है? और इमेज जो बनी वो उल्टी बन गई, इमेज जो बनी वो कैसी बन गई, उल्टी बन गई। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गई। अब अगर आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कैसी है, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव, तो एक दूसरे से उल्टे साइन आए। उल्टे साइन आए मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है? कब, जब मैग्निफिकेशन कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहां पे ध्यान देंगे, मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। बस ये ध्यान देना कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ होगी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा। सॉरी मैंने उल्टा, मतलब एक दूसरे से उल्टे होंगे। बात समझ में आ रही है? और यहां पे कैसी बनेगी बच्चों, इरेक्ट बनेगी। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। इन सारी बातों को आप जल्दी से नोट करें और फिर हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। बात समझ में आ रही है? तो अभी आएंगे न्यूमेरिकल्स, तब तक इसको नोट करें आप। बच्चों पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं। ठीक है, अब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो भी मैंने अभी थ्योरी में करी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, एक कॉनकेव मिरर है आपके पास, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अभी इसका कोई साइज नहीं लिया मैंने, ठीक है, जो कि 30 सेंटीमीटर दूर है पोल से। बात समझ में? फोकल लेंथ आपके पास गिवन है इसकी 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है इमेज कहां बनेगी और इमेज का नेचर कैसा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास u दिया है और f दिया है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और फोकल लेंथ दी है, लेकिन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव वो चेक करना पड़ेगा। अब यहां ऑब्जेक्ट है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट ऐसे आ रही होगी, लाइट ऐसे आ रही होगी, बात समझ में आ रही? तो लाइट ऐसे जा रही है मिरर की तरफ, ऐसे जा रही है मिरर की तरफ, बात समझ में आ रही है? पोल यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो पोल से मिरर की तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी यू तो आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, लाइट ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इस तरफ लाइट ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो यू कैसा लेना है बच्चों? नेगेटिव, -30 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में? अब इसका कर्व जो है वो इस तरफ है, तो इसका जो फोकस होगा वो भी इसी तरफ होगा, इसी तरफ, इसी तरफ, क्योंकि लाइट ऐसे जाके ऐसे आएगी, ऐसे जाके ऐसे आएगी, फोकस से पास करेगी, ये याद है आपको? तो फोकस इसका यहां पे कहीं होगा 20 सेंटीमीटर पे, बात समझ में आ रही है? और पोल यहां है, तो पोल से फोकस की तरफ लेना है फोकल लेंथ, यानी इस तरफ ले रहे हो फोकल लेंथ भी, इस तरफ लाइट ऐसे जा रही है, तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव होगी, -20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में? कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है, लेकिन याद नहीं रखोगे तब भी आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? U आ गया, F आ गया, इमेज डिस्टेंस बताना है, यानी V बताना है, तो फॉर्मूला लगा दो, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसको मैं थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेता हूं। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ऐसे लिख सकता हूं इसको। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/v इज इक्वल टू u और f मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहां पे f से f गए तो ऊपर आएगा u माइनस f, तो मैं यहां पे डायरेक्ट बोल सकता हूं कि इमेज डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? uf अपॉन u माइनस f। दिखाई दे रहा है? ओ नहीं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, बस हो गया, टिक जा। ठीक है, ये ठीक है, चल ठीक है। तो देखो बस अब वैल्यूज डालनी है आपको। u कितना है आपके पास? -30 विद साइन कन्वेंशन बच्चों, -30। f कितना है आपके पास? -20 अपॉन u माइनस f। u कितना है? -30 और f कितना है? ये बीच में माइनस ये वाला लगाना, लेकिन f भी जो है वो किसका है? -20। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आपके पास इमेज डिस्टेंस निकल के आएगा। कितना निकल के आ रहा है देखो जरा, तो v कितना आ रहा है यहाँ पे? -30 इंटू -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 600 अपॉन में -30 माइनस इंटू माइनस प्लस 20, -30 प्लस 20 कितना हो गया? ये हो गया -10 ना, -10, तो v आया मेरे पास -60 सेंटीमीटर। अब नेचर भी बताना है। सबसे पहले तो ये देखो इमेज बनी कहां? 60 सेंटीमीटर और नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? लाइट ऐसे जा रही है तो इमेज इस तरफ बनी होगी, लाइट ऐसे जा रही है तो इमेज इस तरफ बनेगी, उल्टी बनेगी, उल्टी, यानी इमेज इसी तरफ बनी है 60, ऑब्जेक्ट यहां पे 30 पे है, तो इमेज कहीं यहां पे बनी होगी, यहां पर आई लिख देते हैं उसको। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब v कैसा है बच्चों? नेगेटिव है। v कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला था? रियल इमेज। कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। अब बच्चों अगर हमें पता ही नहीं है, साइन से पता नहीं है, तो हम यहां पे अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा बना होगा कि यहां से मान लिया एक रे ऐसे गई होगी, ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई होगी, फिर वो टकरा के यहां आई होगी, और यहां पे आप देखें कि एक्चुअली में ये रेज मिल रही हैं, मुझे उस तरफ नहीं जाना पड़ा, इमेजिनरी लाइंस नहीं बनानी पड़ी, इसलिए ये इमेज कैसी है बच्चों? रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं, रब कर दिया। ठीक है, चलो लैंग्वेज में इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखा होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, है ना, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, है ना, एंड इट्स नेचर। आई बात समझ? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, यही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के बच्चों टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन, ये। ठीक है, कि मान लिया इस बार ऑब्जेक्ट वही है ना, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है।
मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर दूर है। यहां पर मेरे पास जो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर हाइट वाला है। इस बार पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बात समझ में आई। इस बार आपको क्या क्या बताना है, इस बार आपको बताना है इमेज डिस्टेंस, बात समझ में आ रही है। फिर आपको बतानी है इसकी मैग्निफिकेशन, फिर आपको बताना है साइज ऑफ इमेज कितना होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो बच्चों v तो हम बता चुके हैं, है ना, v तो वही आएगा ना, इसके आने से क्या ही हो जाएगा, u और f तो सेम ही है, तो v तो वही आएगा कितना, uf अपॉन u माइनस f, तो v तो मेरा कितना आ गया था, -60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही। अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने, यानी आपका जो इमेज है वो कहां बनेगा, पीछे की तरफ, -60 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ रही है। अब मैं पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करता हूं, फिर देखते हैं इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, वो भी तो पता करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए v और u चाहिए, दोनों ही तो है मेरे पास। u कितना है, u -30, u कितना है, -30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, -v अपॉन u, तो v कितना है, -60 अपॉन u कितना है, -30, तो ऊपर कितना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 60, नीचे -30, तो मैग्निफिकेशन कितनी आई बच्चों, -2। मैग्निफिकेशन कितनी आई, -2। मैग्निफिकेशन का साइन भी कुछ चीज बताता है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड भी कुछ चीज बताता है। मैग्निफिकेशन का अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूं तो क्या है बच्चों, 2 है, और मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव। दोनों कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है यानी इमेज उल्टी बनेगी, इमेज उल्टी बनेगी, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 2 है यानी इमेज 2 गुने साइज की बनेगी। दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं, दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इमेज सबसे पहली बात कहां बनेगी, 60 सेंटीमीटर माइनस, यानी लाइट ऐसे जा रही है, इमेज इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, कितनी दूर बनेगी, 60 सेंटीमीटर, उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी। बात समझ में आ रही है, इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है, इमेज उल्टी बनेगी। और साइज क्या होगा, 2 गुना होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितनी 2, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज होगी वो कितने सेंटीमीटर की बनेगी, थोड़ी और लंबी बना देते हैं इसको, इमेज बनेगी 4 सेंटीमीटर की। बात समझ में आई। और कैसी होगी, रियल इमेज, कैसी होगी, रियल इमेज। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर या 60 सेंटीमीटर इन द सेम साइड ऑफ मिरर जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अगर आपको बोलेंगे रे डायग्राम बना के दिखाओ, रे डायग्राम बना के दिखाओ, तो बना देंगे, ठीक है। हालांकि ये रूल्स मैं आप आगे करवाऊंगा आपको, ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं 20 सेंटीमीटर पे इसका फोकस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। मैंने बोला जो रेज पैरेलल आती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, टेढ़ी बंदी, कोई टेंशन नहीं है। 2 रेज हम मिनिमम बनाते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये रे डायग्राम अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, डायग्राम्स कैसे बनते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। बात समझ में आ रही है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने गिवन है, देखो जरा क्या है यहाँ पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 45,1, और मिरर जो है वो एक कनकेव है, ठीक है, और लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 30 सेंटीमीटर। तो एक कनकेव मिरर है, सबसे पहली बात तो ये मैंने एक कनकेव मिरर बनाया, ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ रही है। और यहां से पास हो रही है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। और आपका ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो यहां से ये पॉलिश्ड है। बात समझ में आ रही है। अब इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 45,1, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 45, मतलब यहां से वो कितना दूर है, 45 डिस्टेंस दूर है ऑब्जेक्ट। लेकिन 1 उसका वाई कोऑर्डिनेट भी है, तो यहां है एक्चुअल पॉइंट, यहां से कितना ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर। सारे डिस्टेंसेस जो वो सेंटीमीटर में है। बात समझ में आ रही है। तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। 45
कॉमा 1। एक्स कोऑर्डिनेट कितना 45, वाई कोऑर्डिनेट कितना 1। आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने सबसे पहले तो यहां देखो गिवन क्या क्या हो गया मेरे पास। ऑब्जेक्ट कितना दूर है 45 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है तो लाइट ऐसे आ रही होगी। लाइट अगर ऐसे आ रही है और ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ रखा हुआ है, इस तरफ रखा हुआ है, इस तरफ रखा हुआ है, तो u नेगेटिव होगा। और कितना है -45 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर दूर है, लाइट ऐसे आ रही है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो नेगेटिव। इसके अलावा फोकल लेंथ भी गिवन है मेरे पास। फोकल लेंथ भी -30 होगी क्योंकि फिर से कॉनकेव मिरर है, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी यहां कहीं होगी, यहां कहीं फोकस होगा इसका। बात समझ में आ रही है? कर्व्ड यहां से है, यहां थोड़ी होगा, यहां होगा फोकस। बात समझ में आ रही है? कितनी दूर है यहां से 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? आपको यहां पे v पता करना है सबसे पहले तो। बात समझ में आ रही है? v से आपको पता चलेगा इमेज का x कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। तो यहां पे मैं देखता हूं, मैं v का डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा दूं ना, uf अपॉन u माइनस f, जो अभी मैं यूज कर रहा था, uf अपॉन u माइनस f। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा uf, यानी -45 इंटू -30, -45 इंटू -30 अपॉन u माइनस f, यानी -45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +30। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहां से v कितना आ रहा है आपके पास? v आ रहा है मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 इंटू 30। ठीक है, और अपॉन में -45 प्लस 30 कितना हो गया -45 है ना, सॉरी -15। अच्छा, तो ये 15 3 जा 45 33 जा v आया मेरे पास -90। यही आ रहा है? हाँ, v आया कितना -90। अब ये मत बोलना कि इमेज का कोऑर्डिनेट -90 कॉमा समथिंग होगा, नहीं। इमेज -90 का मतलब है इमेज इस तरफ बनी है, इस तरफ बनी है। ये मत बोलना सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव कैसे हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि इमेज इसी तरफ होगी, क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इमेज उसी तरफ बनी होगी। नेगेटिव साइन यही दिखा रहा है मेरे को। क्या बात समझ में आ रही है? नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि लाइट से उल्टे डायरेक्शन में इमेज बनी है। तो लाइट अगर ऐसे मैंने मान ली है, आप अगर उल्टा बनाते तो वैसे हो जाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इमेज बनेगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये कंफर्म्ड है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा, है ना, अगर मैं यहां पे लिखूं कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, तो याद रखेंगे इमेज उस तरफ ही बनेगी, क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है, इमेज वैसी बननी चाहिए, उल्टी बननी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइन आया है। तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 90 होगा, y कोऑर्डिनेट तो पता करना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट तो पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन निकाल कर पता करना पड़ेगा कि इमेज कितनी बड़ी बनी है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो मेरे पास इमेज कहीं 90 सेंटीमीटर दूर कहीं यहां बनी है। बात समझ में आ रही है? यहां बनी है, तो मैंने 90 तो लिख दिया कि यहां से 90 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, ये यहां से कितना होगा 90 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, लेकिन सीधी बनेगी उल्टी बनेगी वो भी पता करना पड़ेगा, वहीं से y कोऑर्डिनेट पता चलेगा। पहले तो मैग्निफिकेशन होती है -v अपॉन u। v कितना है 90 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90 अपॉन में u कितना है -45 है, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास -2y, यानी इमेज 2 गुना बड़ी होगी। सबसे पहली बात तो, यानी y कोऑर्डिनेट 2 तो होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा? इमेज इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इन्वर्टेड बनेगी, यानी इमेज ऐसी बनेगी, और इससे 2 गुना बनेगी, यानी 2 सेंटीमीटर, और ये होगा 90। तो 90, -2 जो होंगे वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज होंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बात समझ में आई? जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन किए उससे डिफरेंट है ये क्वेश्चन। आपको यहां पे बतानी है फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, और आपके पास लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 30 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है। इस बार ऐसे है, हाइट में नहीं है, ऐसे लंबाई में है। बात समझ में आ रही है? तो आपको बतानी है इसकी इमेज कितनी लंबी बनेगी। अगर 30 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, इमेज कितनी लंबी बनेगी वो आपको बताना है। अब आपके पास ये भी गिवन है कि ये वाला एंड जो है वो मिरर से 45 सेंटीमीटर दूर है, तो ये वाला एंड आपको पता चल गया 45 प्लस 30 75 सेंटीमीटर दूर होगा। करने का तरीका क्या है बच्चों? आप मान लो कि पहले आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है,
इसको बोल देता हूं ए। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट ए पर रखा हो, फिर देखो ए की इमेज कितनी दूर बन रही है। बात समझ में आ रही है? फिर आप ऐसे इमेजिन करो कि ये बी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर देखो बी की इमेज कितनी दूर बन रही है। तो ए की जो इमेज होगी और बी की जो इमेज होगी, उन दोनों में जो गैप होगा, क्या वही लेंथ ऑफ इमेज होगी? देखते हैं जरा। पहले आप इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन या लेट ए एज ऑब्जेक्ट, लेट ए एज ऑब्जेक्ट। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा? -45। अब बताने की जरूरत ना हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास लाइट जा रही है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो -45। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फोकल लेंथ इसकी गिवन होगी, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, एक बार मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, तो आपको पता है कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? तो फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? -30 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज डिस्टेंस निकाल लो, कितना होगा? अभी मैंने बताया क्या है, UF/U-F। हमेशा मत लगाना, ये सिर्फ V के लिए है। बात समझ में आ रही है? तो UF तो कितना हो गया ये? -45 इंटू -30 अपॉन में -45 माइनस इंटू -30। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया भी था हमने, ये 45 इंटू 30 और अपॉन में ये कितना बनेगा मेरे पास? -45 + 30, ये बनेगा -15, 15 3 जा, तो ये 90 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 90। और उसी तरफ आ रहा है -90, मतलब लाइट ऐसे आ रही है तो इमेज वहां बनेगी। तो ए की इमेज कहां बन रही है बच्चों? ए डैश, कहीं मैं लिख देता हूं, ए डैश कहीं बन रही है, यहां पे कहीं ए डैश बन रहा है। और वो ए डैश कितना दूर है यहां से? मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर है। तो ए डैश जो है बच्चों वो 90 सेंटीमीटर दूर बना। क्या बात समझ में आ रही है? ए डैश मतलब ए की इमेज कहीं 90 सेंटीमीटर दूर यहां बनी, यहां बना ए डैश। ऐसा ही बनाता हूं मैं, बिल्कुल ऐसा। बात समझ में आ रही है? ये है ए डैश। अब देखते हैं बी की इमेज कहां बन रही है ना? फिर देखते हैं बी की इमेज कितनी बन रही है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब बी को ऑब्जेक्ट मान लो। अब आप क्या कर लो? बी को ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। तो लेट बी एज ऑब्जेक्ट, लेट बी एज ऑब्जेक्ट। अगर बी को ऑब्जेक्ट मान लिया तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 45 + 30, बी यहां पे, तो कितना हो जाएगा? -75 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना है? -30 सेंटीमीटर। तो v कितना हो जाएगा इसके लिए? UF/U-F। u कितना है मेरे पास? -75। f कितना है मेरे पास? -30 अपॉन u-f। u कितना है? -75 और -f कितना है? -30। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? 75 इंटू 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -75 + 30 ये हो गया -45, है ना? इतना यार है? हाँ ठीक है। तो 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 3 इंटू 25, तो ये आया मेरे पास -50 सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर, यानी यहां से 50 सेंटीमीटर दूर कहीं बनेगा, तो 45 और ये, तो यानी बी की इमेज तो कहीं यहां बन रही है। देख रहे हो आप? बी की इमेज तो कहीं यहां बन रही है। बी डैश कितनी दूर? 50 सेंटीमीटर दूर। ये क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आपकी जो इमेज बनी, क्या वो ये बनेगी? देखो, अगर मैं यहां पे आपको बना के दिखा पाऊं तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। ये आपकी इमेज बनी, ए डैश बी डैश। तो ये जो लेंथ होगी आपके पास बच्चों, यही होगी लेंथ ऑफ इमेज। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ए की इमेज बनी ए डैश, बी की इमेज बनी बी डैश, ये जो गैप है यही है इमेज। अच्छा, कितनी होगी ये? 90 यहां तक है, यहां तक 50 है, तो बचा हुआ कितना होगा? 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बच्चों? लेंथ ऑफ इमेज। क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी आपके पास? 30 सेंटीमीटर। कितनी थी?
30 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ इमेज जो बनी वो कितनी बनी 40 सेंटीमीटर। यहां पे हम यहां पे भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हाइट के केस में क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैसे यहां पे निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। तो बच्चों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ठीक है, और एक प्लेन मिरर है यहां पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, ये कुछ डिस्टेंसेस आपके पास गिवन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपको बतानी है इफ इमेजेस ऑफ बोथ द मिरर्स कोइंसाइड। दोनों की जो इमेज है वो एक ही जगह बन रही है, मतलब दोनों के लिए इमेज डिस्टेंस सेम है। मतलब अगर आपने इसके लिए बता दिया कि कहां बन रही है इमेज, तो इसके लिए भी वही बन रही होगी, दोनों की इमेज सेम पॉइंट पे बन रही है। ये यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों की इमेज सेम पॉइंट पे बन रही है। क्वेश्चन नोट कर ले, मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। दोनों की इमेज सेम पॉइंट पे बन रही है, दोनों की इमेज सेम पॉइंट पे बन रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी इमेज तो अभी निकालना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इसके लिए अभी मुझे सिर्फ ये पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, और कुछ भी पता नहीं है इसके लिए। लेकिन इसकी इमेज तो निकाल सकते हैं ना। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, हमने प्लेन मिरर डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में किया था, कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x डिस्टेंस दूर है तो उतनी ही दूर उसकी क्या बन जाती है बच्चों, इमेज बन जाती है। आपको पता है प्लेन मिरर की बात है ना, ये हमने प्लेन मिरर में डिस्कस किया है, ठीक है। चलो, तो ये हमको पता है। अब ये वाला प्लेन मिरर जो है, इसका ऑब्जेक्ट कितनी दूर है बच्चों, 24 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज भी कितनी दूर बनेगी, 24 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है से यहां 24 है, तो यहां से यहां इमेज भी जो होगी 24 होगी। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो मेरे हिसाब से 16 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी इमेज कहीं से भी आगे जाके बनेगी, क्योंकि उसको 24 सेंटीमीटर दूर बनना है। यहां से 24 है तो यहां से भी 24 ही होना चाहिए, तो 16 तो यहां पे हो गया, तो आगे कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहां कहीं इमेज बनेगी बच्चों, क्या बात समझ में आ रही है। और वो यहां से कितनी दूर होगी, ऑब्वियसली 24 सेंटीमीटर दूर होगी। ऐसे आपको डिस्टेंस छोटे बड़े लग रहे होंगे, वो मेरी ड्राइंग की कमी है, लेकिन ये 24 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 24, क्योंकि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उतनी ही इमेज भी दूर होती है। बात समझ में आ रही है। तो अब हमें पता चल गया इमेज, अब ये इमेज इसकी भी है और इसकी भी है, यानी दोनों के लिए इमेज डिस्टेंस इमेज वाला पॉइंट क्या है, सेम। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं क्या क्या पता चल चुका है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं इस कन्वेक्स मिरर के लिए हमें क्या क्या पता चल गया है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों, ऑब्जेक्ट ये है पोल, इसका ये है इसका पोल, और ऑब्जेक्ट यहां पे कितनी दूर है, 40 सेंटीमीटर। लाइट ऐसे आ रही होगी ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे। इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेना है, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, जबकि लाइट ऐसे जा रही है, लाइट आगे ऑब्जेक्ट पीछे, तो यानी ये -40 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है। फोकल लेंथ इसकी हमको फाइंड करनी है। इमेज डिस्टेंस मुझको पता चल गया कितना, ये होगा इमेज डिस्टेंस 24 मत ले लेना, पोल से लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 24 है, ये 16 है, तो ये 8 होगा। पॉजिटिव की नेगेटिव, इस बार पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव, क्यों, लाइट ऐसे आ रही है ऐसे, और इमेज भी आगे बनी है आगे, तो यानी +8। इसको सॉल्व करना है और फोकल लेंथ निकालनी है। क्या बात समझ में आ रही है। तो मुझे उम्मीद है ये तो आप पूरा कर ही लेंगे, फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है, बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में। तो ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे, आ रहे हैं, पूरी की पूरी ऑप्टिक्स हम बना देंगे इजी बच्चों। लेट्स मेक इट इजी। सो थैंक यू सो मच, लव यू।